नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? स्वागत है आपको, स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धन सत्र में, लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में, जहां हम विधि शास्त्र यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे, इसके विभिन्न न्यायविदों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानेंगे और इन्हें उदाहरणों के माध्यम से सरलता से समझेंगे। विधि शास्त्र यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस केवल विधियों का संग्रह नहीं है, बल्कि विधि के मूल सिद्धांतों और समाज पर उनके प्रभावों का अध्ययन है। तो चलिए इस कानून यात्रा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला डेफिनेशन है अल्पियन की। याद रखिएगा, अल्पियन को याद करने के लिए आपके पास में एक ट्रिक है, डिवाइन एंड ह्यूमन साइंस। अब डिवाइन शब्द को याद रखिएगा और आज के समय में अल्पियन की डेफिनेशन सबसे ज्यादा उपयुक्त है। क्या समझ में आया? अल्पियन का डेफिनेशन है डिवाइन एंड ह्यूमन साइंस, दोनों का मिश्रण है। अल्पियन ने कहा था, jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the science of just and unjust। मतलब अब इसको समझिएगा, ठीक है? एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर चोरी करता है। धार्मिक स्थल पर, यहां पर केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, चोरी किया है कि नहीं किया है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। देखिए, यहां पर केवल ह्यूमन साइंस की बात नहीं कर रहा है, विधियों के उल्लंघन की बात नहीं कर रहा है, यह तो नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी उल्लंघन है, एथिक्स है ना भाई। अल्पियन की परिभाषा इस बात को स्पष्ट करती है कि विधि सिर्फ मानव समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक और धार्मिक पहलू भी शामिल है। क्लियर हुआ? डिवाइन एंड ह्यूमन साइंस। अब दूसरा डेफिनेशन लेते हैं सिसरो की। सिसरो की डेफिनेशन, इसको समझने के लिए आपको एक लाइन समझना है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, विधि की दार्शनिक पहलू। सिसरो क्या कहता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। अब देखिएगा, नॉलेज ऑफ लॉ, विधि का ज्ञान के ऊपर भी दार्शनिक पहलू होता है। दार्शनिक पहलू को इन्होंने स्थान दिया है। अब यहां पर उदाहरण के रूप में सजा का सिद्धांत लेते हैं। चलिए, ठीक है, सिसरो में सजा का सिद्धांत लेंगे। क्या मृत्युदंड सही है या गलत? अब सोचो, कल्पना करो। सिसरो के अनुसार से आज के समय में सबसे बढ़िया उदाहरण बता रहा हूं, क्या मृत्युदंड सही है या गलत? सिसरो के दृष्टिकोण में विधि शास्त्र केवल विधियों को लागू करने तक सीमित नहीं है, विधियों को हम लागू कर देंगे तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को भी देखता है। मृत्युदंड सही है या गलत? यदि कानूनी दृष्टि से देखेंगे, मृत्युदंड की सजा ये सही है, लेकिन नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को भी देखते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सोचो, जो भी उत्पादक होता है वही नष्ट कर सकता है, और हमें बनाया है ईश्वर ने, प्रकृति ने, तो मारने का अधिकार भी प्राकृतिक रूप से होगा या भगवान मारेगा? इंसान नहीं मार सकता, सरकार नहीं मार सकता। तो ये सिसरो की डेफिनेशन के अनुसार से ये उदाहरण जो है फिट बैठता है। ठीक है, अब आते हैं ऑस्टिन का डेफिनेशन। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपके नॉलेज को, ठीक है, सही दिशा प्रदान करता है। ऐसे चीजों को मैं आपको बता रहा हूं।
अब ऑस्टिन का डेफिनेशन है, तो ऑस्टिन के डेफिनेशन में दो बातें, एनालिटिकल थॉट है उनका, और दूसरा लीगल पॉजिटिविज्म, यानी कि विधिक प्रमाणवाद का सिद्धांत है। ऑस्टिन क्या कहता है भाई, जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है, सकारात्मक विधि का दर्शन है बोलता है। अब इसका उदाहरण ले लें, ठीक है, आपको मैं कमेंट्री के रूप में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर सरकार एक नया ट्रैफिक कानून लागू करती है कि हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपया जुर्माना होगा, तो यह कानून एक पॉजिटिव सुपीरियर द्वारा बनाया गया है, इसका पालन अनिवार्य है। यदि हेलमेट नहीं पहनता हूं तो मेरी मौत होगी ना, सरकार का क्या जाएगा। लेकिन सरकार कहता है कि नहीं, आपको हेलमेट पहनना ही है, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, और जुर्माना नहीं देंगे तो उतने का सजा भोगना पड़ेगा। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस नैतिकता से अलग है, नेचुरल लॉ से अलग है। कोई भी कानून चाहे सही हो या गलत, यदि उसे संप्रभु यानी कि सॉवरेन शक्ति लागू करती है तो वह लॉ है, वह विधि है, सुपीरियर के द्वारा बनाया गया है और उसे लागू किया गया है। इसीलिए हम सब का दायित्व है कि उस कानून का पालन करें, और पालन नहीं करेंगे तो दंड होगा। अब हॉलैंड का डेफिनेशन देखिएगा, हॉलैंड का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ, विधि का औपचारिक विज्ञान। हॉलैंड ने विधि शास्त्र को यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। पॉजिटिव लॉ दो लोगों ने कहा है, एक ऑस्टिन ने कहा है, दूसरा हॉलैंड ने कहा है। पॉजिटिव लॉ फॉर्मल साइंस की बात करता है ये, ठीक है, वो फिलोसॉफी की बात करता है, ये फॉर्मल साइंस की बात करता है, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, चलिए हॉलैंड का एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति डबल शादी कर लेता है। डबल शादी क्यों करेगा जी, कई कारण भी हो सकता है। मान लीजिए पहला शादी किया, बच्चा नहीं हुआ, तो हर कोई यही तो चाहता है कि अपने घर में एक बच्चा हो, और मान लीजिए उनके पत्नी को बच्चा नहीं होता है, डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा नहीं होगा, तो नैतिकता के आधार पर देखेंगे तो जो डबल शादी किया हुआ है, दूसरा शादी करने जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय दंड संहिता या बीएनएस के तहत वो दंडनीय है, यानी कि प्रतिबंधित है, दोहरी शादी नहीं कर सकता। तो हॉलैंड के अनुसार विधि को केवल विधिक प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उसके नैतिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए। उनके नैतिक मूल्य को ध्यान नहीं देखना है। बच्चा नहीं हुआ तो नहीं हुआ भैया, आप गोद ले लीजिए, ठीक है, गोद लेने का प्रावधान है, ठीक है। तो हॉलैंड कहता है कि हम विधि को केवल विधिक प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उसके नैतिक मूल्य को ध्यान रखना चाहिए। नैतिकता चाहे कुछ भी जाए, ठीक है, यदि विधि में प्रावधान है, इसीलिए इन्होंने फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा। समझ आया मेरी बात जो है। अब देखिए सामंड का डेफिनेशन कहता है, सामंड के डेफिनेशन में आपको समझना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है ये, सिविल लॉ के बारे में बात करता है। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। इसका उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो उसमें सहमति, कॉन्सेंट आवश्यक है, लीगल ऑब्जेक्ट आवश्यक है कि नहीं, उसका पारिश्रमिक चीजें होनी चाहिए कि नहीं चाहिए,
ठीक है। अब यहां पर सामन कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। सामन के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र इन मूल सिद्धांतों को समझने का विज्ञान है, मूल सिद्धांतों को। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपका जो है। अब डेफिनेशन आते हैं कांट का डेफिनेशन, द साइंस ऑफ राइट। ये द साइंस ऑफ राइट के बारे में बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो इमैनुअल कांट है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कहा द साइंस ऑफ राइट। इसका भी उदाहरण ले लेते हैं भाई। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा है, अगर कोई व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा है और कोई मदद नहीं करता, तो क्या यह गैर कानूनी है? क्या यह गैर कानूनी है? कानूनी दृष्टि से नहीं, लेकिन नैतिक दृष्टि से यह गलत है। कांट की परिभाषा इस अंतर को समझने में मदद करती है। क्लियर हुआ बात? कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी तो नहीं है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन नैतिक दृष्टि से यह गलत है। ठीक है, इसीलिए इनका डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं रास्को पाउंड के बारे में जानते हैं। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी इन्होंने दिया है। रास्को पाउंड क्या कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र को द साइंस ऑफ लॉ कहा है। इसे सोशल इंजीनियरिंग से इन्होंने जोड़ा है। अब इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर सरकार जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून लागू करती है, तो इसका उद्देश्य समाज को संतुलित करना है या नहीं? अगर सरकार जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून लागू करती है, तो इसका उद्देश्य समाज को संतुलित करना है। तो रास्को पाउंड के अनुसार विधि समाज को व्यवस्थित करने का एक साधन है। समझ गए? और ग्रे का डेफिनेशन क्या है? ग्रे का डेफिनेशन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ। आपको इतना समझना है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ। ग्रे ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र न्यायपालिका के द्वारा अपनाए गए नियमों का व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा। ये न्यायपालिका को ज्यादा प्राथमिकता देता है। ये भी एक प्रोफेसर है। उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मिसालें है, जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसको आप लोग कहते हो, तो ये जूरिस्प्रूडेंस के इस पहलू को दर्शाता है। ठीक है, समझ आए? अब तीन और डेफिनेशन बन गया, एलियन, कीटोन। ठीक है, ये लोग हैं, स्टोन, लास्की। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एलियन क्या कहता है? एलन जो है विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। कीटोन क्या कहता है? विधि शास्त्र सामान्य कानूनी सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन है। ये लोग सिद्धांतों की बात करते हैं। और जूलियस स्टोन क्या कहता है कि विधि शास्त्र एक वकील का बाहरी दृष्टिकोण यानी कि लॉयर एक्स्ट्रावर्सन है, बहिर्मुखी है। और लास्की का डेफिनेशन तो जरूर पूछा जाता है, विधि शास्त्र कानून की आंख है, यानी कि आई ऑफ लॉ। अब इसका सबको एक जगह रखते हैं और इसका उदाहरण बनाते हैं। न्यायालय का निर्णय, कानूनी ढांचा, विधिक प्रक्रियाएं इस परिभाषा के अंतर्गत स्पष्ट करती है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात जो है? आज हमने विधि शास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को उनके उदाहरणों के साथ में साझा किया और समझने की कोशिश किया। अब थोड़ा सा हम जो है याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। अल्पियन और सिसिरो दोनों एक ही बात बोलते हैं, नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। आपको अल्पियन और सिसिरो को एक साथ रखना पड़ेगा। दूसरा, ऑस्टिन और हॉलैंड विधि पॉजिटिव लॉ के बारे में और उसकी संरचना के बारे में बात करता है। रास्को पाउंड समाज को संतुलित करने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो हम इस वीडियो में जितने भी दार्शनिकों की परिभाषा है, यदि उसका हम निष्कर्ष निकालें तो विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस विधि के पीछे की विचारधारा
और समाज पर उसके प्रभाव को समझने का विज्ञान है। समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।